हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज स्प्राउट, आपका अपना लर्निंग जोन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के तरफ बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। को हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सोचो, अगर एक पेंसिल पानी में डाली जाए और वो मुड़ी हुई दिखाई दे, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या लाइट का रास्ता बदल सकता है? क्या लाइट बेंड हो सकती है? क्या तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो अभी सुनने के बाद तो जरूर आए होंगे। आपने बचपन में कभी ऐसा ट्राई किया होगा कि आपने एक कांच का गिलास लिया, उसमें पानी भरा और उसमें पेंसिल डाल दी। ठीक है, तो आपको वो पेंसिल, आप अगर देख पा रहे होंगे तो मुड़ी हुई सी दिखती है, राइट? तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है ना? क्या लाइट का रास्ता बदल सकता है? क्या लाइट बेंड हो सकती है? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आए होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो आपने अभी सोचना है। आपने अभी सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अगर आप इनका आंसर पूछोगे तो मैं बोलूंगा यस। और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब किस फिनोमिनन को? जो लाइट का जो रास्ता है ना वो बदल रहा है, मतलब हमको दिख रहा है ना वो मुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम देखते हैं तो हमको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं कि ये रिफ्रैक्शन के वजह से हो रहा है भाई, राइट? नेक्स्ट है आपका कि इस चैप्टर में हम समझेंगे क्या क्या। मतलब जो ये रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है आपका, इसमें हम क्या क्या चीजें समझेंगे, क्योंकि इससे ऊपर जो हमने पढ़ा वो आपने प्रीवियस ईयर में देख लिया होगा। तो इसमें हम रिफ्रैक्शन होता क्या है सबसे पहले इसको समझेंगे कि भाई रिफ्रैक्शन होता क्या है। उसके बाद लाइट का मीडियम चेंज होने पर क्या होता है, इसको समझेंगे। देन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे यहाँ पे क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल जैसे लेंस, ग्लासेस और मिराज का राज, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक मैजिकल जर्नी ऑफ लाइट के साथ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आप इसमें ये समझो कि जो रिफ्रैक्शन है, जो मैं अभी बोल रहा था ना एक्सपेरिमेंट करने को, तो आपने कभी अगर एक्सपेरिमेंट ये किया है, अगर नहीं किया तो आज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कौन सा? कि ये टेढ़ा क्यों है। मतलब जैसे आपने ये पानी का गिलास लिया है ना, इसके अंदर आपने ऐसे पेंसिल डाल दी, इसके अंदर पानी है। अब वो पेंसिल आपने भले सीधे में डाली थी, बट वो आपको कैसे दिखेगी, टेढ़ी सी दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब एक मीडियम से, यानी कि इसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर, ये हो गया आपका डेंस मीडियम। ठीक, यानी कि इसके अंदर आपका पानी भरा हुआ है। तो जब यहाँ से यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, जो एंगल है, देखो ये एंगल आई, ये एंगल आ, ये होना कैसे चाहिए था, ऐसे। बट ये जा कहाँ को रहा, देखो, तो दोनों में एंगल बन गया यहाँ पे, मतलब इतना ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइट है आपकी वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। ठीक, अब आपको ये तो पता ही है कि रे ऑफ इंसिडेंट क्या होती है ना? जो आ रही है, मतलब लाइट जैसे होता है ना, सन से जो रे आ रही है वो क्या होगी आपकी, रे ऑफ इंसिडेंट। अब वहां पे क्या होती थी, रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, है ना? और यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव रे, राइट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था वहां पे, और एक होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? तो रिफ्रैक्ट, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, सॉरी, एंगल आई और एंगल आर जो है यहाँ पे को क्या क्या है कि एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वहां पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज मत हो, कहीं उल्टा सीधा लिख दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, देखो, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम,
द लाइट हेयर हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो ये जो ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे नॉर्मल है। तो ये यहाँ पे आपको बोल रहा है कि फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम द लाइट हेयर हैज बेंट फ्रॉम अवे फ्रॉम नॉर्मल, कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी। यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी है, देखो ए बी है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव सरफेस कौन सी है, सी डी है, ठीक है। तो यानी कि जो एयर है ये बाहर एयर है, और ये अंदर जो ग्लास के अंदर जो भी आपने चाहे वाटर भरा हो या फिर कोई भी ऐसा स्लैब है, ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो इसके अंदर जो अंदर वाला मीडियम है इसको हम क्या बोलते हैं डेंसर, और जो बाहर वाला मीडियम है इसको हम क्या बोलते हैं रेयर, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर और हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो समझते हैं उनको भी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वहां पे हमने क्या समझे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे क्या आ गया रिफ्रैक्शन, ठीक। तो रिफ्रैक्शन में कौन कौन से लॉ है, दो लॉज है, वहां पे भी दो थे यहाँ पे भी दो है। पहला लॉ, द इंसिडेंस रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane, ठीक। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant for the light of given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law. तो ध्यान रखना, ये आपको बोल रहा है कि एंगल ऑफ साइन ऑफ आई मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये आपके दोनों किसके इक्वल होंगे, ये बोल रहा है ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट किया, और आप देख पाओगे तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सेकंड लॉ है उस सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और है क्या स्नेल्स लॉ, आपने ये लिखना है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन। दिस इज ट्रू एंगल। अब ट्रू एंगल इसका कहाँ से कहाँ 90 मतलब इनके बीच 0 to 90, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। इफ एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, if I is the angle of incidence sorry and R is the angle of refraction, तो एक आपने बोल दिया कि भाई I क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट दिस कांस्टेंट, अब देखो जो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो दिस कांस्टेंट यानी कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है दिस कांस्टेंट कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, क्या बोला सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो इसको समझते हैं आगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहाँ पे जो आपके पास टॉपिक है इसके अंदर हम यही समझेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ठीक है। तो देखो इसने बोला आपको यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium. The extent of change in direction that takes place in a given pair of media may be expressed in terms of refractive index और कांस्टेंट। मतलब क्या बोल रहा है ये आपको बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जब कोई, जैसे हमने अभी बोला था कि भाई क्या रखा था पानी में पेंसिल को रखा था, तो इसने बोला कि जब रे पास होती है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसका जो रेशियो आता है
है ना। जैसे हमारे पास अभी आया था साइन आई अपॉन साइन आर, हमने बोल दिया था वो कांस्टेंट है। अब वो जो कांस्टेंट रेशियो है उसको ही तो हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम किससे लिंक कर सकते हैं कि अपने आप में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट डिफरेंट मीडिया, it turns out that light propagates with different speeds in different media। अब ये बात भी आपने ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट स्पीड है वो डिफरेंट मीडिया में रहेगी। सिंपल है ना, अगर एयर है तो एयर में स्पीड कुछ और रहेगी, अगर हमने वाटर लिया वाटर के अंदर स्पीड कुछ और रहेगी। ठीक है। अब जो लाइट है, लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, और ये वैक्यूम में है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा भी जाता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर पर सेकेंड। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में वो क्या हो जाएगी, मार्जिनली लेस हो जाएगी कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। किसके कंपेयर में, वैक्यूम वाली स्पीड के कंपैरिजन में। यानी कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है, किसके कंपैरिजन में, जो एयर में स्पीड होगी। ठीक। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया एज गिवन बिलो। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि ये स्पीड कैसे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंसिडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडिया 1 इनटू मीडियम 2। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तुम क्या कर रहे हो, रे को ट्रेवल करा रहे हो, वन मीडियम टू अनदर। ठीक। अब इसका यहाँ पे नीचे फिगर है, आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो, ये एयर है आपकी, ये आपका मीडियम टू यानी कि ग्लास है। तो यहाँ से यहाँ पे देखो, एक मीडियम ये हो गया, दूसरा मीडियम ये हो गया। ठीक, इसने बोला वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, यानी कि जो मीडियम वन है ये वाला, इसकी स्पीड कितनी बोली, v1। ठीक। और v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, और ये जो v2 इसके अंदर यानी कि जो मीडियम टू है इसकी स्पीड कितनी बोल रहे हैं, v2। ठीक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। अब क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, यानी कि वन के रिस्पेक्ट में, वन कहाँ है इधर, वन के रिस्पेक्ट में टू, यानी कि जो दूसरा मीडियम है। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है ये, इसका आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। this is usually represented by the symbol, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, जो ये n21 लिखा मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब टू का किसके रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में, मीडियम वन का। टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीडियम टू को, वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीडियम वन को। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से, n21, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, क्योंकि मीडियम वन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, तो v1 अपॉन v2। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाय द सेम आर्गुमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। अब ये भी तो हो सकता है ना कि अभी तो हमने बोला वन के रिस्पेक्ट में, अब हम ये भी तो कर सकते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम टू के। ठीक, इज रिप्रेजेंटेड टू, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n12। तो n12 जब मैं लिखूंगा तो इसमें मैं क्या लूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, अपोजिट हो जाएगा इसका, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वन का निकाल रहे हैं टू के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि जो स्पीड होगी टू वाले की उसको पहले लिखना है, और जो सेकंड मतलब फर्स्ट जो हम जिसके जिसकी वो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अपॉन में आ जाएगा आपके पास, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो ये क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1। ठीक है,
अगला है इफ मीडियम वन इज वैक्यूम, अगर आपके पास मीडियम वन क्या है, वैक्यूम है और एयर, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called the absolute refractive index of the medium. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि what do you understand by absolute refractive index। इनकी रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट कब बोलोगे आप तब बोलोगे जब एक मीडियम यानी कि जो फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, वो क्या है, वैक्यूम और एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, तो जब उसके रिस्पेक्ट में आप क्या निकालोगे, मीडियम टू निकालोगे, इज कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज n2। टेक इफ c इज स्पीड ऑफ द लाइट, अगर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे आप यहाँ पे देखो, यानी कि लाइट इन एयर एंड ये v आपने क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट in the medium, then the refractive index of the medium nm is given by, तो c upon b, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, n m is equals to c upon v, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है। The absolute refractive index of a medium is simply called its refractive index। अब नीचे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टेबल बनी हुई है, तो इसको आपको सारे के सारे तो नहीं याद करने, बट कुछ कुछ तो आपको याद रखने हैं। वैसे मैक्सिमम टाइम आपको जब भी इस पे क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगी वैल्यू, ठीक है। मीडियम जैसे यहाँ पे एयर, इसके लिए इंडेक्स, मीडियम अगर आपके पास है कनाडा ब्लैसम, इसके लिए इंडेक्स इतना होता है, तो ये सब एयर वाला तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो आइस वाटर, यानी कि यहाँ पे आपके पास एक वाटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और केरोसिन वाला इंपॉर्टेंट है और ऑयल नहीं, कांच क्वार्ट्ज टेम्परेचर बेंजन, हाँ ग्लास एक, ये इंपॉर्टेंट है, तीन तो ये मतलब आपको आने चाहिए, एक डायमंड, चार सॉरी, चार तो आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। बाकी आपको अगर पूरी टेबल याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, बट जितना हो सके उतना तो करना ही है। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने हैं, ठीक। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, हर एक वीडियो में बोला है कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना एनसीईआरटी में, ये बहुत काम के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो अगर आपको कहीं पे डाउट आता है इनको सॉल्व करते समय, तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमको इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में डाउट आया है, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है, अगर आपको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपके, बट आपको पहले कमेंट सेक्शन में बताना होगा। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, तो जैसे हमने इससे पहले मिरर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेंस, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई सेम जैसे वहाँ कॉनकेव कॉन्वेक्स है ना, तो वहाँ पे क्या थे, मिरर थे, यहाँ पे लेंस आ गए। तो आपके पास ये होता है आपका एक लेंस दूसरा लेंस, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा लेंस है, इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास, ठीक है, जब भी आपके पास इस टाइप की कोई इमेज दिखती है तो समझ जाना वो क्या है, कॉन्वेक्स, और इस टाइप की कोई इमेज है तो क्या होगी, कॉनकेव, ठीक है। अब इसके लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी है, बिल्कुल है, इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं चीजों को। यू माइट हैव सीन watchmakers using a small magnifying glass to see tiny parts, देखा होगा आपने। You have ever touched the surface of magnifying glass with your hand? Is it plane surface or curved? Is it thicker in middle or at the edges?
द ग्लासेस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, यानी कि जो भी हमारे चश्मे होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं भाई, ये दो तीन हैं। और वॉच मेकर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेंसेस। व्हाट इज लेंस, ये भी माइंड में आता है। हाउ डज इट बेंड लाइट रेज, वी शैल डिस्कस लाइंस इन दिस सेक्शन। मतलब ये सब जो भी हमारे क्वेश्चंस है हमारे माइंड में आते हैं। आप देख पाते होंगे बहुत सारे लोगों के चश्मा लगा रहता है, जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूँ, है ना। तो उसमें लेंसेज का यूज होता है। तो बहुत बार आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आते होंगे कि यार कौन सा लेंस, मतलब सारे क्या एक जैसे होते हैं क्या, प्लेन लेंस है, कर्व्ड है, कर्व्ड में कौन से आते हैं, कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है। तो हमें कब कॉनकेव पहनना है कब कॉन्वेक्स पहनना है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी तो हम फिलहाल ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, हम इनको पहचानेंगे कैसे, इनकी पहचान है क्या, है ना। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेस आर spherical forms a lens. This means that a lens is bound by least at least one spherical surface. इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि लेंस हमेशा क्या होगा, कम से कम एक सरफेस से तो क्या होगा, बाउंड होगा, ठीक है। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन, और जो दूसरी आपकी सरफेस है वो कैसी होगी, प्लेन होगी। अ लेंस में हैव टू स्पेरिकल सरफेस, और लेंस में दो स्पेरिकल सरफेस भी हो सकती है, ठीक। बल्गिंग आउटवर्ड्स, सच अ लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बातें आपको जो भी मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ इसको आपने अच्छे से समझना है पहले, फिर आप इसको पढ़ के फिर लिख सकते हो, ठीक। सच अ लेंस इज कॉल्ड, इस टाइप का जो भी लेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये बात क्या कर रहा है कि भाई अगर एक स्फेरिकल सरफेस ही है, दूसरी स्फेरिकल सरफेस आपके पास कुछ इस तरीके से है, तो या तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो डबल कॉन्वेक्स लेंस। बट सिंपली हम इसको जो यूज करते हैं ना उसको हम, मतलब बार बार हम ये तो नहीं बोलेंगे कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है भाई दो, हम इसको क्या बोलते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, सिंपल, ठीक है। तो आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस है बीच में और साइड में, देखो यहाँ पे, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रेज एज शोन इन फिगर 9.12, तो ये 9.12 में ए, ठीक। हेंस कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अगला लेंस है यानी कि कॉनकेव, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, ठीक। सिमिलरली अ डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है, तो यहाँ पे बीच से कैसा है, पतला, साइड से मोटा। यानी कि अगर कोई भी लेंस आपको देखने को ये मिल रहा है कि बीच से वो पतला है, देखो मोटाई इसकी, और साइड से इसकी मोटाई ज्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, कॉनकेव। Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inwards. It is thicker at the edges than at the middle. Such lenses diverge light rays as shown in figure 9.1 जो इसी के नीचे दिया। Such lenses are also called diverging lenses जो कि मैं अभी आपको बताया था। A double concave lens is simply called concave lens और इसको हम concave lens भी बोलते हैं, या तो diverging lens बोलेंगे या फिर concave lens बोलेंगे, ठीक है। अ लेंस इधर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस, मतलब इधर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस, ठीक, हैज टू स्फेरिकल सरफेस। each of these surfaces form a part of sphere. This center of these sphere are called center of curvature। यानी कि जो इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस बनती है ना,
तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो भी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो हैज टू स्फेरिकल सरफेस, ईच ऑफ दीज सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। जैसे ऐसे बना देखो, तो ये कुछ ना कुछ ये एक स्फेयर का पार्ट है, क्योंकि जैसे मैंने दो ऐड करे ऐसे, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि भाई दो स्फेयर है, तो ये बोल रहा है कि जो इनका सेंटर है ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सेंटर, ओ सॉरी लेटर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर सी से। सिंस देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर तो हम C1 और C2 बोलते हैं, ठीक है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसी सेम थ्योरी हमने मिरर में पढ़ी थी सेम यहाँ पे भी है, इसमें आपको कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं खुद से भी कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। ओके, अब बात आती है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो जैसा एक टेबल आपने पहले मिरर के केस में पढ़ा था, सेम टेबल यहाँ पे किसके केस में, लेंस के, ठीक है। कि अगर आपकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ठीक। अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी, एट फोकस। तो इस पूरे टेबल को जिस तरीके से आपने पहले मिरर की कंडीशन में लर्न कर लिया था, इसको भी करना है। मतलब आपको इमेजेस तो बनानी पड़ेगी, बट उससे पहले बहुत बारी में आपको देखने को डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप बता सकते हो एट फोकस एफ, ठीक। रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। तो इस पूरे टेबल को आपने इसी तरीके से लर्न करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसके लिए है, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। ऊपर थी कॉन्वेक्स वाली, ये वाली जो टेबल है ये किसके लिए है, कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक। इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। तो ये सारे रे डायग्राम जिस तरीके से वहां सीखे थे सेम, बस क्या है कि जो वहां पे मिरर थे वो कुछ इस तरीके से रहते थे ना ये, और यहाँ पे प्रॉपर आपको ये बना के दिखाना है कि भाई यहाँ पे तो लेंस है, यहाँ पे तो क्या है, लेंस है, ठीक है। तो मिरर और लेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये सारी इमेजेस की प्रैक्टिस आपने करनी है खुद से, और जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा वो आपने जरूर पूछ लेना है। अगला है आपके पास साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। फॉर लेंसेस वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू दी वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर, वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस डिस्टेंस। मतलब सीधी सीधी बात क्या है, जैसे हम वहाँ पे साइन कन्वेंशन को फॉलो करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब वहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। तो फॉर्मूले में तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यू भी आपको पता है कि भाई यू का क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस वी, है ना। फोकल लेंथ हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि जो हमने वहां पे पढ़ा था वहां मैग्निफिकेशन भी पढ़ा था, तो मैग्निफिकेशन वहां पे आपके पास होता था m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये तो सेम टू सेम है यहाँ पे भी। एक दूसरा क्या होता था, माइनस वी अपॉन यू। तो अगर वहां माइनस था तो लेंस में यहाँ क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे होता है m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, बट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब जो भी हमने अभी ये फॉर्मूले देखे लेंस के लिए, ठीक है, लगभग लगभग सिमिलर है बट थोड़ा साइन का इधर उधर मामला है। अब हम इसमें समझेंगे कि भाई इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, है ना, कि क्वेश्चन हम इसको मतलब साइन कन्वेंशन को यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे भी सेम, पहले क्या पढ़ना है कि भाई कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स। जैसा हम वहां देखते थे कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो सेम यहाँ पे भी देखना कि भाई लेंस कौन सा है।
तो कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ एफ 15 सेंटीमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी ये कॉन जो ये न्यूमेरिकल है ना, इसके अंदर हम ये चीजें समझ रहे थे कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अब आपको बोला कि भाई जब भी कॉनकेव हो या कॉनकेव में मतलब लेंस हो या मिरर, समझ रहे हो, अगर कॉनकेव मिरर बोला या फिर कॉनकेव लेंस बोला तो दोनों में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होने वाला है। और इमेज डिस्टेंस कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला, दो चीज हमें दे दी, फोकल लेंथ दे दी, इमेज डिस्टेंस दे दी, और हमसे पूछ रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, राइट। इसको निकाल लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी ध्यान रखना, करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी कॉनकेव के लिए तो नेगेटिव ही होने वाली है, और वैसे कॉन्वेक्स के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होती है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है ना, इसलिए होती है, ठीक। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें आपको सबसे पहले यही पता करना था कि कौन क्या है किसका साइन, तो आपने साइन के अकॉर्डिंग इनको रख दिया। अब आपको फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी। जब आप वैल्यू पुट कर दोगे उसके बाद तो आप आंसर निकाल ही सकते हैं। सेम फिर एम निकाला v अपॉन यू करके। अब यहाँ पे माइनस मत कर देना, क्योंकि मिरर में तो क्या होता है माइनस v अपॉन यू, यहाँ पे तो यही चलेगा v अपॉन यू, ठीक। सेम क्वेश्चन यहाँ पे, इसने यहाँ पे क्या दे दिया, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी इसने, h की वैल्यू दे दी, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब की बार क्या बोल दिया, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, ध्यान रखना इस बात को। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी कि अब की बार इसने u की वैल्यू भी दे दी, कितनी, 15 सेंटीमीटर दी है, बट मैंने बोला कि u हमेशा नेगेटिव होने वाला है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब आपको पता ही है मैग्निफिकेशन मतलब सबसे पहले यही, देखो ये चीजें हमने कर ली ऑलरेडी। अब पहले ही पहले क्या करोगे, v की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद h डैश की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, m इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, v अपॉन यू। अब u आपको दे रखा, v आप निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के। तो जैसे ही आपके पास ये आ जाएगा तो आपको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन में h, है ना। तो जैसे ही आप वो रखोगे वहां से आप ये भी निकाल दोगे, h अपॉन h डैश या h डैश अपॉन, है ना। तो ये सब चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हो कि भाई h डैश अपॉन एच, सॉरी h अपॉन एच डैश नहीं, h डैश अपॉन h, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ से आपके पास मैग्निफिकेशन भी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास पावर ऑफ लेंस, कि भाई हाँ भाई कितनी पावर का लेंस पहन रहा है तू, है ना। तो पावर ऑफ लेंस के लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स, मतलब इनकी दो ही टाइप की एबिलिटी होती है, या तो कन्वर्ज होती है या फिर डाइवर्ज होती है लाइट को, डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ। फॉर एग्जांपल अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ bends the light rays through the large angles by focusing the closer to the optical center. Similarly, concave lens of very short focal length cause higher divergence than the one with longer focal length. The degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power. The power of lens is defined as the reciprocal. तो आपको ये तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई इसमें क्या क्या चीज है, फोकल लेंथ का क्या रीजन है, शॉर्टर होगी तो कैसे बैंड होगा। तो आप एक चीज यहाँ से देख सकते हो क्या, कि अगर फोकल लेंथ यहाँ पे ज्यादा हुई, इस पूरी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद एक ही चीज आपको यहाँ से समझ में आएगी कि भाई सिंपल सी बात है, अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर क्या होगी, कम। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या होगी, ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। F बढ़ेगा तो भाई P कम होगा, और F कम होगा तो P ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो इसने ये सब इसमें मेंशन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो याद रखना है डेफिनेशन वो ये है, बस इतना। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, बात खत्म। एक नंबर का आता है, इतना ही करना है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, द पावर P ऑफ लेंस फोकल लेंथ F,
इज गिवन बाय, तो इसके बीच में रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू 1/f। अब आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि भाई ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f तो हो गया, ये तो हमको फॉर्मूला याद रखना। अब जो ये f है ना, ये हमेशा किस में याद होना चाहिए, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अब आप बोलोगे कि भाई एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, the SI unit of power of a lens is diopter. It is denoted by the letter D. ठीक, if F is expressed in meters, अगर F किस में एक्सप्रेस किया गया है, मीटर्स में, then power is expressed in diopters, right? Does one diopter, अब यहाँ से ये one diopter की डेफिनेशन भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। The one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter, 1D is equals to 1 meter inverse. You may note that the power of convex lens is positive and that of a convex lens is negative. आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई मैं तो पॉजिटिव, मैं मतलब +2 का पहन रहा हूँ डायोप्टर का चश्मा, इसका मतलब आप समझ जाना क्या लगा उसके, कॉन्वेक्स लेंस, एंड दैट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, क्योंकि भाई कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव आएगी, तो समझ जाना कि अगर उसने नेगेटिव बोला कि भाई मेरा माइनस में है, माइनस में मतलब उसने क्या पहन रखा, कॉनकेव। अब आप के मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि कॉन्वेक्स कब पहनते हैं और कॉनकेव कब पहनते हैं, तो इसको हम अगले चैप्टर में समझेंगे। एक चैप्टर ना आपके पास अलग से वहां पे कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि आपको दूर की चीजें दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती, किसी को नजदीक की दिखती है, दूर की नहीं दिखती, है ना। तो किसको कौन सा पहनना है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कहाँ पे, अगले चैप्टर में। अभी तो यहाँ पे तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भाई देखो ये लेंस है, वहां पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अभी आपको सिर्फ ये समझ में आएगा, जैसे आपको बोले कि भाई पॉजिटिव पहना, तो पॉजिटिव मतलब आप समझ गए कि कॉन्वेक्स लेंस पहना है, नेगेटिव मतलब समझ गए आपने कॉनकेव लेंस पहना, ठीक है। बट वहां पे आप ये भी समझ जाओगे कि इसने कॉन्वेक्स क्यों पहना है, कॉनकेव क्यों पहना है, ठीक है। The opticians prescribe corrective lenses indicating their power. Let's say the lens prescribed has power equal to +2 diopter. This means the lens prescribed convex. अगर ये प्लस है तो कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ लेंस ये है। सिमिलरली लेंस पावर अगर माइनस में हैज फोकल लेंथ, देयर इज लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव। तो यानी कि नेगेटिव अगर आपको बोलता है कोई तो समझ जाना कॉनकेव। अब कॉनकेव कब पहनते हैं ये नहीं, मतलब ये सारी चीजें हम कहाँ समझेंगे, अगले चैप्टर में। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना, अगर आपके पास कभी कभी ना ऐसे 2-3 वो दे देगा निकालने को, है ना, तो आपने क्या करनी, नेट पावर कैसे निकालनी है, जैसे आपको 2-3 फोकल लेंथ दे दी है ना, पावर निकाली, बोलेगा टोटल कितना है, तो क्या करोगे, अलग अलग P1 P2 P3 जितने भी दिए होंगे सबको ऐड कर देना, ठीक। और फिर आपको ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर 2D एंड 0.25D इज इक्विवेलेंट टू सिंगल लेंस ऑफ पावर 2.25D। मतलब इन दोनों को अगर आप कंबाइंड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 2.25D, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पूरे जितने भी फॉर्मूले है, साइन कन्वेंशन है, सबको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। जो भी बॉक्स में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं इनको करने हैं। उसके बाद आपने कहा ना एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में आपने पहले क्या करना है, एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज करने के बाद आपने क्या करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। जब आप इतना कर लो तो आप कोई रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हो, एस चांद कर रहे हो या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हो या फिर कोई और बुक आप कर रहे होंगे, उसको आप करना। बट पहले सबसे पहले आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आएगी और आप कुछ और कर रहे हो तो आप गलत हो, सीधी बात। क्योंकि आपको आता नहीं है और पहले दूसरी जगह, हाँ अगर आपको आता तो वो कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। जिसको आता वो कहीं से भी कर सकता है, जिसको नहीं आता उसको पहले बेसिक अपने पढ़ने चाहिए अच्छे से, फंडामेंटल क्लियर करने चाहिए, है ना, उसके बाद आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है ना, तो ये सब से जो भी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ अच्छा था, है ना, आपने उसको एज अ फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है,
वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।